तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और हम पढ़ेंगे विलियम बेंटिक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विलियम बेंटिक। ये जो है वो विलियम बेंटिक, इनका बर्थ हुआ था 1774 में। और ये जो एक ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसके बेटे थे। 1803 में जब यहाँ पर ये जो है वो मद्रास के गवर्नर जो है वो अपॉइंट हुए थे। 1803 में इन्हें जो है वो मद्रास का गवर्नर अपॉइंट किया था। और इनके टाइम पे मद्रास में जब ये गवर्नर थे तो उस टाइम यहाँ पर जो वेल्लोर मिटनी हुई थी। वेल्लोर मिटनी जो 1806 की थी, जो जॉर्ज बैरलो के टाइम पे हुई थी। सर जॉर्ज बैरलो उस टाइम पे जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और यहाँ पर जो गवर्नर थे उस टाइम पे वो थे मद्रास के, वो थे आपके विलियम बेंटिक। तो जैसे ही ये वेल्लोर की मीटिंग हुई, विलियम बेंटिक यहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद ये आते हैं भारत 1828 में। 1828 में जब ये भारत आते हैं इस टाइम पे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। देन उसके बाद इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, सबसे पहला तो ये याद रखना कि यहाँ पे इसको चार्टर एक्ट 1833 कर देना। सती अबॉलिश हुई इनके टाइम पे 1829 में। धर्म सभा बनी इनके टाइम पे 1830 में। अहमदिया मूवमेंट इनके टाइम पे हुई। कोल रिवोल्ट इनके टाइम पे हुआ। एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट यहाँ पर जो है वो इनके टाइम पे आया, जिसमें जो है वो मैकुले मिनट कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या थी। देन उसके बाद इन्होंने सप्रेशन किया ठगी का, कि जो ठगी लूटमार जो कर रहे थे उसका सप्रेशन के लिए उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, इन्होंने मैसूर को जो है वो एनेक्स किया, साथ में कुर्ग को भी एनेक्स किया, और सेंट्रल काचा। इन ये तीन रीजन थे जिन्हें जो है वो इन्होंने एनेक्स किया। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। साथ में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835। यानी कि 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था आपका विलियम बेंटिक के टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, इससे पहले हमने पढ़ा था 1813 का। 1813 का एक्ट, जिसमें यह कहा गया था कि कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेगी। और साथ में यह भी कहा था कि कंपनी जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पे क्या है कि कमर्शियल जो है वो फंक्शंस कर रही है। थोड़े बहुत परमिशन दे दी थी, बट लेकिन यहाँ से अदर यूरोपियंस को जो है वो यूरोपियन बिजनेसमैन थे उनको एंट्री हो गई थी। प्लस यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो भी भारत में आती है। देन जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसके जो इम्प्लीमेंटेशन, ये एक्ट 20 साल बाद इंट्रोड्यूस किया गया। और इस एक्ट के जो है वो इंट्रोडक्शन के रीजंस क्या थे? तो पहला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो अदर जो साहूकार थे या अदर जो बिजनेसमैन थे, उनका भी जो है वो राइज होता है ब्रिटेन में। तो वो प्रेशराइज करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रेशराइज करते हैं क्राउन को कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को रोका जाए। और साथ में हमें भी जो भारत से व्यापार हो रहा है, जो हम भारत से ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, उस पर हम भी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। पहला पॉइंट, तो ये प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, और यहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी उसको रोक देती है। दूसरा, यहाँ पर यह था कि जो प्रोविजन अंडर द चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 में यह कहा गया था कि कुछ समय बाद जो है वो अप्रॉक्सीमेट 20 साल बाद जो है वो एक नया जो है वो कानून, नया जो है वो एक संविधान एक तरह से लाया जाएगा। और ये जो एक्ट थे ये क्या थे, कानून थे, सेट ऑफ एक्ट थे, जिसके थ्रू जो है वो क्या है, सरकार जो है वो आपके जो है वो भारत में चलेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो फीचर्स, इस एक्ट को जो है वो सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सेंट हेलेना एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। सेंट हेलेना एक्ट, ये याद रखना, ये पूछते हैं कि कौन से एक्ट को ये एक्ट कहा जाता है। तो सेंट हेलेना एक्ट जो है 1833, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 को ही जो है वो सेंट हेलेना एक्ट जो है वो यहाँ पे कहा गया है। देन इसके बाद फीचर्स पर हम इस एक्ट के चलते हैं कि इस एक्ट के फीचर्स है क्या। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, लेकिन यहां पर कहा गया इंडिया। दैट मीन्स वन नेशन। जो ब्रिटिशर्स ने जो है वो भारत को एक वन नेशन यानी कि वन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वन पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो यहां पर मिलती है किसको,
इंडिया यानी कि भारत की जो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रांतें थी, लाइक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, या फिर अगर हम बात करें मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इन सबको जो है वो अब क्या कहा गया, इन सब का जो गवर्नर जनरल था दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि बंगाल का जो था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। साथ में यहाँ से जो है वो इस फीचर के अंदर प्योर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, यानी कि ये जो गवर्नर जनरल था इसको सारी पावर्स दे दी गई। सारी पावर्स में कैसे, सिविल और मिलिट्री दोनों पावर्स इसके पास थी। प्लस साथ में इसके लिए काउंसिल, जो इसकी काउंसिल जो 1773 में जो है वो काउंसिल जो थी उसके 4 मेंबर थे। देन उसके बाद पिट्स एक्ट में जो है वो अगेन 3 मेंबर कर दिए थे। फिर यहाँ पर अगेन जो दोबारा से क्या किया, उसको 4 मेंबर कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल की जो है वो 4 मेंबर की काउंसिल बन गई। यहाँ से ये कहा गया इस एक्ट के अंडर कि कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब उसके जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो खत्म हो गए, यानी कि अब क्या है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कमर्शियल फंक्शन अब उसके खत्म हो गए। दूसरा, यहाँ पर लॉ मेंबर की एंट्री होती है, लॉ मेंबर की एंट्री होती है और उसका नाम था लॉर्ड मैकुले। ये लॉर्ड मैकुले जो है वो अभी यहाँ पर जो है वो एक अनऑफिशियल मेंबर थे, यानी कि एक परमानेंट मेंबर नहीं थे, बट नॉट एज परमानेंट, ये परमानेंट नहीं अपॉइंट हुए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जो ये आपका गवर्नर जनरल की जो 4 मेंबर की काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें ये परमानेंट मेंबर नहीं थे, बट इनकी एंट्री हो गई थी। साथ में यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि पहले क्या होता था, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा था सिविल सर्विसेज का, तब तक जो है वो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है वो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते थे। यानी कि यहाँ पर चलती थी बहुत पार्शलिटी, कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, नॉमिनेशन के थ्रू नॉमिनेट किए जाते थे सिविल सर्वेंट्स और देन फिर वो जो है वो अपॉइंट होते थे। लेकिन यहाँ पर मैकुले क्या करते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि सिविल सर्विसेज का एक एग्ज़ाम होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा जो सारा सिस्टम है वो मेरिट बेस्ड है, तो हम यहाँ पर जो सिलेक्शन करेंगे वो भी हम कैसी करेंगे, मेरिट बेस्ड करेंगे। देन उसके बाद और परमिशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, कि एक्ट जो है वो परमिट करता है ब्रिटिशर्स को टू सेटल फ्रीली इन इंडिया, कहीं पर भी आप रह सकते हो। तो दैट मीन्स ब्रिटिश जो है वो पॉलिटिकली कंट्रोल करने लग गए हैं भारत को। यहाँ पर इस एक्ट के अंडर स्लेवरी अबॉलिश हो रखी है। जो स्लेवरी ये अबॉलिश हुई थी 1843 में, स्लेवरी जो है वो अबॉलिश हुई थी 1843 में। बट जो जिस एक्ट के अंडर ये अबॉलिश हुई थी दैट इज आपका चार्टर एक्ट 1833। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है, स्लेवरी जो है वो कौन से एक्ट के अंडर अबॉलिश हुई है, तो दैट इज चार्टर एक्ट 1833 जिसके अंडर स्लेवरी अबॉलिश हुई। देन फीचर्स के बाद हम बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस की। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो करी, इससे क्या हुआ कि एक वन नेशन कि वन इंडिया का कंसेप्ट आया। तो दैट मीन्स पॉलिटिकल यूनिटी की शुरुआत जो है वो इस एक्ट के अंडर होती है। प्लस साथ में एक पूरे देश के लिए कानून, मतलब यहाँ पर बिगनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, पहले राजा लोग थे, यहाँ पर एक कानून बना जो पूरे नेशन पर लगेगा। तो दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस होता है एक तरह से। देन उसके बाद विलियम बेंटी के टाइम में कौन कौन से जो है वो सोशल रिफॉर्म्स हुए। तो सबसे पहला है फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए बहुत कोशिश करी, बहुत एफर्ट्स किए। दूसरा, इन्होंने सती को अबॉलिश किया 1829 में। सबसे पहले सती अबॉलिशमेंट किसने की थी? तो सर वो 1510 में हुई थी। 1510 में, हाँ। क्या नाम था? नीनो दी नहीं। हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताओ, समय कम है हमारे पास। क्या पूछा? सती अबॉलिशमेंट सबसे पहले पुर्तगालियों के टाइम में हुई थी। अल्फोंसो ने की थी। अल्फेंसो एल्बीक्यूर्की यस सर, 1510। 1510 में हुई थी। हाँ जी, यहाँ पर ये याद रखना कि सती अबॉलिशमेंट में जो रोल प्ले किया जाता है वो किया जाता है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सती अबॉलिशमेंट में। देन इसके बाद सप्रेशन ऑफ ठगी होता है यहाँ पर 1830 में। इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स में ही हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन को। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी की बात की थी मैंने, मैकुले मिनट, यानी कि मैकुले मिनट। तो ये जो कमेटी थी मैकुले, मतलब लॉर्ड मैकुले कमेटी एक अपॉइंट होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि इंग्लिश मीडियम रखना है या फिर हिंदी मीडियम रखना है, इंग्लिश या हिंदी। अब हिंदी तो उस टाइम पे नहीं कहते थे, तो यहाँ पर कहते थे एंग्लिसिस्ट यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, और ओरिएंटलिस्ट यानी कि इस्लामिक लैंग्वेज,
पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, या फिर उर्दू, या फिर यहाँ पर बात करते थे संस्कृत, या फिर कोई द्रविडियन लैंग्वेज, तो उसको बोलते थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कमेटी थी इसमें 10 मेंबर थे, और ये 10 मेंबर क्या करते हैं 5-5 की रेशियो पे वोट कर देते हैं, यानी कि इक्वल हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पर क्या किया जाता है कि इंग्लिश को जो है वो फाइनली यहाँ पर जो है हायर मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, कि जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा मतलब जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो लैंग्वेज होगी या बुक्स वगैरह होगी दैट इज़ इन इंग्लिश, वो इंग्लिश रहेगा माध्यम जो है वो पढ़ाने का, यहाँ पर जो है वो डिसाइड किया जाता है। देन उसके बाद कुर्ग वॉर, कुर्ग जो है वो प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें कर्नाटका का है, और 1834 में जो कुर्ग को एनेक्स कर लिया गया। देन उसके बाद नेक्स्ट है मैसूर एनेक्सेशन। देखो मैसूर को जो है वो 1799 में सब्सिडरी लाइन साइन करवा के वुडेयार डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था। वुडेयार डायनेस्टी का राजा था कृष्णा राजा थर्ड, उसको जो है वो यहाँ पर अपॉइंट कर दिया था। बट लेकिन यहाँ पर 1831 में वॉरेन जो आपका ये विलियम बेंटिक थे, ये क्या करते हैं मैसूर पर चार्ज लगाते हैं मिस गवर्नमेंट का। ये कहते हैं कि जो मैसूर का जो राजा है वो प्रॉपरली जो है वो वहाँ पे जो है सरकार नहीं चला रहा है, और यहाँ पर 1831 में जो है वो मैसूर को एनेक्स कर लिया जाता है। साथ में मैसूर के साथ यहाँ पर चाचर और जैनथनी, इनको भी जो है वो एनेक्स कर लेते हैं 1834 में। देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, अब यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह इस टाइम पे थोड़े कमज़ोर होने लगे थे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है 1839 तक जो है वो महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में एक्टिव थे। तो कहीं ना कहीं जो विलियम बेंटिक था इसको खतरा था रशियन इन्वेजन का, कि जो रशिया है वो भारत पर अटैक कर सकता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, जिसमें ये कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो रशिया की मदद नहीं करेंगे। साथ में जो ये अबॉलिश करते हैं प्रोविंशियल सर्किट ऑफ कोर्ट। प्रोविंशियल सर्किट ऑफ कोर्ट यानी कि आपका सदर निजामत, सदर दीवानी, जो सदर लेवल पर थी, जो प्रोविंशियल लेवल पर थी, उसको अबॉलिश कर देते हैं। साथ में यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो लोकल लैंग्वेज होगी कोर्ट्स में, यानी कि जो लोकल कोर्ट होंगे वहाँ पर जो लैंग्वेज होगी वो लोकल होगी, लेकिन यहाँ पर जो हायर कोर्ट है वहाँ पर लैंग्वेज होगी इंग्लिश। पहले हायर कोर्ट में लैंग्वेज थी पर्शियन, तो यहाँ से पर्शियन को कर दिया रिप्लेस और इंट्रोड्यूस कर दिया इंग्लिश। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ब्रिटिश जो है वो पॉलिटिकली जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। पहले वो कमर्शियली थे लेकिन अब जो है वो पॉलिटिकली। तो अगर आपको मेंस में कहीं पॉइंट लिखना है तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो, वहाँ पर आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनसे पता चलता है कि जो ब्रिटिश थे वो पॉलिटिकली जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे। तो आप वहाँ पर एक इंग्लिश एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने क्या किया हायर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश बना दी। देन उसके बाद धर्म सभा। धर्म सभा जो है वो 1830 में बनी। ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स की, और ये कहाँ बनी थी? कलकत्ता में। ठीक है, इसके फाउंडर जो थे वो राधाकांत देव। हमने बात की यहाँ ऑर्थोडॉक्स की, तो दैट मीन्स कट्टर, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही थी, फॉर एग्जांपल सती को अबॉलिश किया, विडो रिमैरिज एक्ट आया, इन्होंने उसको कंडेम्ड किया। इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ये हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है, इसलिए जो राजा राम मोहन रॉय, हेनरी वेवांजो, इन्होंने जो रिफॉर्म्स जो इनिशिएट किए थे, इन्होंने उसको जो है वो काउंटर करने के लिए जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। यानी कि धर्म सभा जो है वो ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए बनी थी। जो ब्रह्मो समाज ने जो सोशल रिफॉर्म्स वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बेस्ड जो वो शुरू किए थे, उनको काउंटर करने के लिए धर्म सभा जो है वो यहाँ पे बनी। राधाकांत देव ने इसको बनाया। सती को इन्होंने अबॉलिश सपोर्ट नहीं किया, इवन सती के रिगार्डिंग जो है वो इन्होंने अपील भी किया था इंग्लिश कोर्ट में, बट इंग्लिश ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। राधाकांत देव का एक न्यूज़पेपर भी है, ठीक है, समाचार चंद्रिका। वैसे तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन हर साल एक न्यूज़पेपर ऐसा आता है जिसका किसी को पता नहीं होता कि ये कौन लिखते थे, तो इसलिए इसको याद कर सकते हैं कि जो समाचार चंद्रिका था ये किसने लिखा था? राधाकांत देव ने। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो विडो रिमैरिज एक्ट हुआ जो आपका आया था 1856 का, उसके भी अगेंस्ट थे। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, वैसे तो ये अब बहुत बाद में जाकर आएगी लेकिन हम इसको साथ में यहाँ कवर कर देते हैं, वो है अहमदिया मूवमेंट। ये अहमदिया मूवमेंट जो है वो 1889 में हुई थी। ये एक इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट है, यानी कि इस्लाम को रिवाइव करने के लिए। अब हम ऑर्थोडॉक्स में ही पढ़ रहे हैं, ये बात हो रही है रिवाइवल की। एक थी रिफॉर्मर, एक थी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, मतलब रिफॉर्म्स करना, दूसरा ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इनका जो मेन टारगेट था वो था
बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। दैट मीन्स ये ह्यूमैनिटी पर जो है वो बेस्ड थे। साथ में इन्होंने अपोज किया था जिहाद को। इन्होंने जिहाद मतलब कट्टरता, इन्होंने होली वर्ड है, ठीक है, इन अगर हम बात करें इस्लाम वर्ल्ड में, यहाँ पर इसका मतलब होगा कि सेक्रेड वॉर अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स। देन एक इंपॉर्टेंट वहाबी मूवमेंट जिसको हमने पढ़ा वो सैयद अहमद राय बरेली, जिसको हम कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कोल रिवोल्ट, जो इनके टाइम पे हुआ 1829 से लेकर 39 तक ये चला। छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ झारखंड वाला रीजन। यहाँ पर रीजंस क्या थे अगर हम बात करें इस रिवोल्ट के, तो सबसे पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके कानून। ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके कानून यानी कि ब्रिटिश का इंटरेस्ट था रिसोर्सेज में, और रिसोर्सेज भी कौन से, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है फॉरेस्ट। और हम जानते हैं कि भारत के जो फॉरेस्ट है वो बहुत रिच हैं और रिच थे, यानी कि टिम्बर मिल रहा है, टीक मिल रहा है, प्लस साथ में फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब ये कानून बना दिए गए जिससे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनकी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो गई, उन्हें हंटिंग करने से मना कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी, प्लस साथ में आउटसाइडर्स एंट्री, यानी कि फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आउटसाइडर्स की एंट्री, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो एंट्री करने लग गए, और जब एंट्री करने लग गए तो यहाँ से ट्राइबल कल्चर जो है वो इफेक्ट होने लगा। और जब ये ट्राइबल कल्चर इफेक्ट हुआ उस केस में यहाँ पर जो है वो रिवोल्ट हुआ, तो दैट इज कोल रिवोल्ट, ये कारण था इसका। दूसरा, यहाँ पर जो लीडर्स थे इनके वो थे जोए भगत और बुढ़ा भगत। ये दो भगत जो है वो कोल रिवोल्ट के पार्ट थे। तो भगत ने कोल रिवोल्ट हुआ। भगत, जॉय भगत, बुढ़ा भगत और कोल रिवोल्ट, ये तीनों याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल रिवोल्ट किसने लीड किया था? भगत ब्रदर्स ने। देन इसके बाद सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि ये जो रिवोल्ट था इसमें जो है वो क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या मैटर करता है, तो सबसे पहला ये रिवोल्ट ट्राइबल पीपल ने शुरू किया था। ट्राइबल्स पीपल ने इसको शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने फॉलो किया था कि वो पेटिशन, उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो किया, उन्होंने पेटिशंस फाइल करी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दर्ज की, उन्होंने रेफरेंडम मीटिंग्स करी। लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिला तो लोकल लोगों की सपोर्ट के साथ यहाँ पर जो है वो उन्होंने क्या किया, जो है वो हथियार उठा लिए। जब हथियार उठा लिए तो उसके बाद ब्रिटिश का एक्शन, यानी कि ब्रिटिश ने जो एक्शन लिया उसमें उन्होंने जो है वो ब्रुटल सप्रेशन किया कोल रिवोल्ट का। जो इनके लीडर्स थे उनको मार दिया और जो है वो रिवोल्ट जो है वो सप्रेस्ड हो गया। मैकले मिनट कंट्रोवर्सी, मैकले मिनट कंट्रोवर्सी मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ, 1835 में ये हुई थी। एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट यहाँ पे रहता है, ठीक है। और ये जो मैकुले मिनट है ये एक थ्योरी है, मतलब एक स्पीच है जो दी थी किसने, मैकुले ने। कहाँ पर? जिसमें ये कहा था कि टू प्रूव दैट इंडियन नेटिव्स नीडेड टू बी इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंडियन जो नेटिव्स थे उन्हें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है, जिसके बेस पर जो है वो ये पूरी की पूरी थ्योरी बनी। और यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन की जो है वो बात की गई। प्लस साथ में इसका जो मेन टारगेट था, यहाँ पर जो ये कहा, मैकुले ने कहा कि सर यहाँ पर जो इस थ्योरी में, इस स्पीच में उन्होंने कहा कि इंग्लिश, यानी कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस को चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके पीछे जो कंपनी का इंटरेस्ट था, इसके पीछे जो क्राउन का इंटरेस्ट था, वो ये था कि यहाँ पर एक क्लर्क क्लास जो है वो क्रिएट की जाए, यानी कि एक ऐसी क्लास क्रिएट की जाए जो सिर्फ रंग में भारतीय हो लेकिन टेस्ट में इंडियन हो। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अब अगर सबसे पहले तो देखो ऑफिशियल्स कहाँ से आ रहे थे? ब्रिटेन से, सारे के सारे अफसर ब्रिटेन से आ रहे थे। अब अगर क्लर्क का स्टाफ भी ब्रिटेन से आएगा तो उनको ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी, लेकिन वहीं अगर इंडियन क्लर्क होगा तो उसको कम सैलरी में भी वही काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो एक क्लास क्रिएट करने के लिए क्लर्क की जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। प्लस साथ में ये भी माना गया कि जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि वो एक मॉडर्न अप्रोच थी, उसको जो है वो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। तो इसलिए भी जो है वो उन्होंने जो है वो एक जो यंग क्लास थी भारतीयों की उनको पढ़ाना शुरू किया। देन उसके बाद हम बात करते हैं अफगान बैकग्राउंड की। अफगान बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद रखना है? अफगानिस्तान प्रेजेंट टाइम वाला अफगानिस्तान, देखो प्रेजेंट टाइम में भी अफगानिस्तान में क्या देखते हैं, तालिबान सरकार है। तालिबान मतलब ट्राइबल पीपल, वहां पर कोई नहीं टिकता। सबसे पहले वहां पे रशिया गया था, रशिया वहां पे गया 90s में, 1780s में, 1980s में सॉरी, रशिया वहां पे गया।
रशिया ने अफगानिस्तान में पीस रिस्टोर करने की कोशिश करी, लेकिन रशियन फोर्सेस बाहर चली गई, वापस चली गई। देन उसके बाद यूएसए गया, यूएसए तालिबान टाइम पे। देन उसके बाद यूएसए ने भी क्या किया, अब वहां से विड्रॉ कर दिया। और अब जब यूएसए वहां से चला गया तो वहां पर अगेन जो है वो तालिबान ने अपनी सरकार बना दी। तालिबान गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में वहां पे चल रही है। तो ये एक ऐसा रीजन था जहां पे आपको रफ टेरेन मिलेगी, मतलब यहाँ पर अगर आप लड़ोगे नहीं तो आप जीवित नहीं रह सकते। यहाँ पर एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पर होती है कपास, यहाँ पे कॉटन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर भांग ज़्यादा होती है, यहाँ पे ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो अफगानिस्तान से जो है वो कहीं ना कहीं कैनबिस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो की जाती है, प्लस उसको सेल भी किया जाता है। होता क्या है यहाँ पे, फैक्टर ये है कि जोग्राफिकल फीचर्स में आपको ये बात समझनी है कि इट्स अ पार्ट ऑफ डेजर्ट। और दूसरा, एक तो ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, मतलब कोल्ड, ठीक है, एरिड कंडीशंस है यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता। दूसरा, ये ये ऐसी जगह है जो रास्ते के बीच में आती है। अब आप एक बात समझो कि रोड साइड घर है, क्या वो सेफ होगा? रोड साइड एक सुनसान घर जिसके आसपास में एक रोड है और बाकी सारा जंगल या बाकी सारा एरिड रीजन, वहां पे वो सेफ नहीं होगा। तो दैट मीन्स वहां के लोग जो है वो आपस में लड़ते थे, आपस में उनको कंपटीशन था कि वो अगर compete नहीं करेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि अफगानिस्तान में छोटी छोटी ट्राइब्स जो है वो राइज करती है और अपने अपने राजा बनाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइब जीत गई, फिर उसने दूसरे को बना दिया, देन उसको हराकर दूसरा बन गया, इस तरह से यहाँ पर चलता रहता है। फिर क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट लेकर चलते हैं, 1500 से लेकर 530 बीसी तक ये गंधार किंगडम इसको कहा गया है। यानी कि गंधार किंगडम जिसकी हम बात करते हैं वो अफगानिस्तान भी इंक्लूड होता था। देन उसके बाद यहाँ पर पेशावर वैली तक जो है वो ये पूरा कंट्रोल था, यानी कि ये रीजन सारा का सारा इट इज़ अ पार्ट ऑफ गंधार ऑन दैट टाइम। पहला पॉइंट। दूसरा, उसके बाद क्या होता है कि जब डायरस 1522 में अगर हम बात करें, डायरस फ्रॉम द पर्शिया ये अटैक करते हैं ईस्ट के ऊपर, तो ये अफगानिस्तान को जो वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान से सोल्जर्स अपॉइंट थे पर्शियन आर्मी में, तो दैट मीन्स अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पर्शियन रीजन। देन उसके बाद जब अलेक्जेंडर अटैक करते हैं तो अलेक्जेंडर भी क्या करते हैं, अफगानिस्तान को जीत लेते हैं और अपने अंडर शामिल करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मंगोल जब अटैक करते हैं तो मंगोलों के टाइम पे भी जो है वो गजनविद और गोमेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहता है, कंट्रोल रहता है। देन उसके बाद बाबर, बाबर जो है वो काबुल को अपनी कैपिटल बनाते हैं, मिलिट्री बेस काबुल में लगाते हैं अपना 1504 में। 1504 में कब, जब बाबर का जो फरगना वाला जो रीजन था, ठीक है, फरगना और स्मारकंद जो जो रीजन बाबर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, पहला है फरगना और दूसरा है स्मारकंद, इन दो रीजन पर जब कब्जा करने की कोशिश कर रहा था वो दोनों को लॉस्ट कर जाता है। फिर वो कहाँ पहुंच जाता है, काबुल में। तो 1504 में वो काबुल को अपनी मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाता है जब वो उसने भारत पर अटैक करना होता है। देन इसके बाद यहाँ पर बाबर के बाद अगर हम बात करें तो अकबर, अकबर ने अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर कंट्रोल किया। देन अकबर के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट आते हैं, वो आते हैं नादिर शाह इन्वेजन। नादिर शाह इन्वेजन हुआ, ठीक है, नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया, उसने आते ही जब उसने अटैक किया तो उसने अफगानिस्तान पे कंट्रोल किया। देन अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने भी कंट्रोल किया। प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अफगान मतलब अफगान डायनेस्टी। तो पहली जो अफगान डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी, सॉरी, इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी वाली डायनेस्टी। दूसरा, उसके बाद सेकंड अफगान डायनेस्टी थी शेर शाह सूरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो ये लिंकअप होते हैं कहाँ से, आपके अफगानिस्तान से। देन उसके बाद यहाँ पर हम बीच में दो गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे, उनके छोटे छोटे इवेंट्स को देखेंगे, फिर हम वॉर पे चलेंगे सीधा कि ब्रिटिशर्स कैसे एंटर हुए अफगानिस्तान में। देन यहाँ पर क्या होता है कि चार्ल्स मेटकाफ, जब 1835 में विलियम बेंटिक चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर बनते हैं चार्ल्स मेटकाफ। और चार्ल्स मेटकाफ को जो है वो कलकत्ता लाइब्रेरी, एक तो सबसे पहले इनके टाइम पे बनी कलकत्ता लाइब्रेरी जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी आज के टाइम पे कहा जाता है। दूसरा, इनको प्रेस लिबरेटर कहा गया है, यानी कि लिबरेशन ऑफ प्रेस। इन्होंने प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, और ये प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी 1799 में, जो आपका सेंसरशिप एक्ट था, और इस एक्ट के अंडर जो है वो वेलिस्ली ने जो है वो प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो इसने क्या किया, चार्ल्स मेटकाफ ने उसको जो रिस्ट्रिक्शन से उसको हटा दिया। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, दैट इज लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड बनते हैं 1836 से लेकर 42। अब इनके टाइम पे ये पॉलिसी आती है अफगानिस्तान वाली
कैसे? सबसे पहले हम इवेंट देखते हैं। तो फॉरवर्ड पॉलिसी इनकी थी, अफगान चैप्टर को इनके टाइम में ही पढ़ा जाता है सबसे पहले। जो मैंने आपको बेसिक अभी बताया अफगानिस्तान के बारे में, उसको हम अब आगे जो है वो डिस्कस करेंगे इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस के साथ। देन 1838 में यहाँ पर जो क्या होता है कि ज़मींदारी एसोसिएशन बनती है। मैंने आपको बताया कि ज़मींदारी एसोसिएशन मीन्स आईएनसी से पहले की ऑर्गेनाइजेशन जो बनी। फिर उसके बाद आता है तत्व बोधिनी सभा 1839। देन उसके बाद यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, प्लस साथ में राजा राम मोहन रॉय की भी 1839 में। फिर उसके बाद इन्हें कहा गया है मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सबसे अनसक्सेसफुल जो है वो गवर्नर जनरल जो बने हैं ये वो हैं, इंक्लूड होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और ब्रिटिश की। अफगानिस्तान और ब्रिटिश का फैक्टर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा ईरान। दिस इज रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब कहानी कुछ ऐसी है कि पूरा का पूरा जो है वो रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। अब आप इसकी कहानी समझिए। यहां पर है दूर रशिया और यहां पर है फ्रांस। पहले बात तो ये दोनों दोस्त बन गए थे, थोड़े टाइम के लिए इनकी दोस्ती हो गई। दूसरा, रशिया ने क्या किया, रशिया ने प्लान किया कि वो अटैक करेगा ईरान के ऊपर, यानी कि रशिया ने ईरान के साथ कर ली दोस्ती। क्योंकि ईरान आज भी देखो यूएसए का दुश्मन है। ईरान और यूएसए में आज भी नहीं बनती, उस टाइम भी नहीं बनती थी। ब्रिटेन की आज भी नहीं बनती, उस टाइम भी नहीं बनती थी। यहाँ पर क्या होता है कि रशिया ईरान के साथ दोस्ती करता है और ये दोनों प्लान करते हैं कि हम क्या करेंगे, विया अफगानिस्तान भारत पर अटैक करेंगे। और यहाँ पर थे महाराजा रंजीत सिंह यानी कि पंजाब। अब अफगानिस्तान पे अटैक करेंगे, मतलब अफगानिस्तान को हम एज अ बफर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर और यहाँ पर है कलकत्ता यानी कि बंगाल में। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत काम आने वाला है आगे। होता क्या है कि 1839 तक, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर के साथ ताकि और अच्छे समझ आए। यहाँ पर यहाँ बीच में आ गया एक रीजन, दैट इज पंजाब। पंजाब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर के अंडर था 1839 तक, दैट इज महाराजा रंजीत सिंह। मतलब इनको ये क्लियर था कि अगर रशिया अटैक करता है तो पंजाब जो है वो एज अ बफर काम करेगा। लेकिन 1839 में इनकी हो गई डेथ। उसके बाद के जो महाराजा रंजीत सिंह के आगे के जो वंशज थे वो उतने अच्छे कैपेबल नहीं थे। तो ब्रिटिश को ये डर था कि अब जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर अटैक हो सकता है। अब जो है वो पॉसिबल है कि ये फ्रंटियर कमजोर हो गए, अब यहाँ से इन्वेजन हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये अफगान टेरिटरी जो ये अफगान ट्राइब्स थी यही अटैक कर दे। तो इस डर से जो है यहाँ पर ऑकलैंड ये क्या करते हैं, अपने जो ऑकलैंड थे ये पॉलिसी लेकर आते हैं, पॉलिसी ऑफ एक्टिविटी। मतलब ये क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट दिखाते हैं किसमें, अफगान में। कहानी कुछ ऐसी है कि जब अफगान में ये इंटरेस्ट दिखाते हैं तो यहाँ पर जिसका रिजल्ट था वो था एंग्लो अफगान वॉर। और वो भी कौन सी, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। अब यहाँ क्या होता है कि जो अहमद शाह दुर्रानी था, ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी जो आफ्टर द डेथ ऑफ द नादिर शाह जो अफगान के ऊपर रूल कर रहा था, उसकी भी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद सिख कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं अफगानिस्तान को। मैंने आपको बताया था कि 1809 में जब यहाँ ट्रीटी साइन हो गई थी तो अफगानिस्तान, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो कहाँ की तरफ टर्न कर दिया था, अफगानिस्तान की तरफ। और उन्होंने पेशावर मुल्तान वगैरह रीजन को कैप्चर कर लिया था। अब हुआ क्या यहाँ पे कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट, सबसे पहला इंपीरियल डिफेंस जो मैंने आपको बताया कि डर था। दूसरा नेपोलियन का डर था, नेपोलियन अटैक कर सकता है। दूसरा रशिया भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1793 में जब यहाँ पर जो तैमूर शाह दुर्रानी था, यानी कि जो अब्दाली के आगे के जो वंशज हुए, उसकी डेथ हो गई यहाँ पे। तो उसके बाद एक सिविल वॉर जो है वो वहाँ पर ब्रोक आउट हो जाती है कि नेक्स्ट जो है वो शाह कौन बनेगा अफगान का। जब भी राजा कमजोर होता है तो हमेशा हमने देखा है कि वजीर बहुत एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे बकरजई सरदार, फतेह खान और दूसरा दोस्त मोहम्मद, ये तीन जो है वो वजीर थे। मतलब बकरजई सिरदार्स कहते थे कि हमारा पर्सन, हमारा जो बंदा है वो जो है वो क्या बनना चाहिए, अगला शाह बनना चाहिए। दूसरा फतेह खान बोलते हैं कि मेरा पर्सनैलिटी बनना चाहिए। दोस्त मोहम्मद कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा बनना चाहिए। तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं।
वही है कि ट्राइब्स के अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे, इनके आपस में नहीं बनती थी, तो ये अपना पर्सन जो है वो अपना जो है वो शाह बनाना चाहते थे अफगानिस्तान में, या नवाब बनाना चाहते थे। ठीक है, अब या आमिर भी बोलते हैं इसको, आमिर बनाना चाहते थे। अब होता क्या है कि रशिया और ईरान की दोस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से इंग्लैंड को ये डर हो जाता है कि अब जो है वो भारत जो है वो ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है भारत के ऊपर, रशिया। लेकिन जिसको कहा गया अफगान पॉलिसी, जो रिजल्ट होती है अफगान पॉलिसी में। तो यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पे दोस्त मोहम्मद ये एक्टिव वजीर होता है, और दोस्त मोहम्मद क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है कि महाराजा रंजीत सिंह का उसको चैलेंज था। क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर को और मुल्तान को कैप्चर कर लिया था। तो दोस्त मोहम्मद क्या बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोस्त मोहम्मद ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलता है कि सर आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे पेशावर और मुल्तान, यानी कि जो जो रीजन अफगानिस्तान का महाराजा रंजीत सिंह ने कैप्चर कर लिया, आप मुझे वो वापस दिलवा दो। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, महाराजा रंजीत सिंह के साथ तो ऑलरेडी दोस्ती थी, तो मतलब महाराजा रंजीत सिंह को तो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि मना कर दिया। इंग्लिश ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया दोस्त मोहम्मद की बात पे। लेकिन मीनवाइल यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटेन में जो है वो रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, और रशिया क्या करता है जो है वो शिफ्ट कर जाता है, कहाँ से, ईरान से। मीनवाइल लेकिन ये खतरा बना रहता है कि दोस्त मोहम्मद क्या है, वो रशिया की साइड हो सकता है, दोस्त मोहम्मद रशिया की साइड हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है फिर 1837 में एक सीक्रेट एजेंट यानी कि अलेक्जेंडर बुर्नीज को जो है वो अपॉइंट किया जाता है सीक्रेट एजेंट अफगानिस्तान के लिए। इनको एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है, और उस मिशन में ये कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद जो है वो फेवर में है, दोस्त मोहम्मद जो है वो रशिया को सपोर्ट नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये कि उसे पेशावर वापस चाहिए ब्रिटिश से, सॉरी ब्रिटिश से नहीं, महाराजा रंजीत सिंह से। बट लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जो आपके महाराजा रंजीत सिंह थे वो ऑलरेडी जो है वो किसके दोस्त थे, इंग्लिश के। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, दोस्त मोहम्मद क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं रशिया की तरफ। जब दोस्त मोहम्मद रशिया की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, और एक ट्राई पार्टी ट्रीटी साइन की जाती है किसके बीच में, शाह शुजा, महाराजा रंजीत सिंह, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में जो है वो ट्रीटी साइन की जाती है। अब क्यों? देखो, आइडली जो है वो शाह शुजा जो है वो आमिर बनना चाहिए था, लेकिन दोस्त मोहम्मद कहते हैं कि मुझे आमिर बनना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर शाह शुजा क्या करते हैं, वहां से भागकर भारत में आ जाते हैं, और किसके पास थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। तो यहाँ से जो है वो एक ट्राई पार्टी ट्रीटी साइन की जाती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की होगी आर्मी, पैसा देगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम रिस्टोर करेंगे किसको, शाह शुजा को एज अ आमिर ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर जो है वो शाह शुजा को जो है वो बना भी दिया जाता है। शाह शुजा जो है वो थ्रोन जो है वो बन जाते हैं काबुल के, और वो कहते हैं कि पेशावर और जो मुल्तान है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ओके चलेगा, मुझे बस काबुल का जो है वो आप आमिर बना दो। सब कुछ ठीक होता है, सिख आर्मी जाती है, ब्रिटिश आर्मी जाती है, ब्रिटिश पैसा जाता है, जो है वो शाह शुजा को वहाँ पे रिस्टोर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मीनवाइल जो मैंने आपको ऊपर बताया कि रशिया पर जो है वो यूरोप में प्रेशर बनाया जाता है, और रशिया को जो है वो ईरान से जो है वो वापस जो है वो पीछे हटना पड़ता है, जिसकी वजह से अब सारा का सारा जो डिपेंडेंट थी, अभी ये सब कुछ ग्राउंड पर नहीं हुआ था, अभी ये सिर्फ प्लानिंग की जा रही थी। फिर यहाँ पर क्या होता है कि अब सारा का सारा डिपेंड है ऑकलैंड के ऊपर, कि ऑकलैंड क्या डिसीजन लेते हैं, कि वो क्या वो इन्वेड करेंगे या फिर वो इनएक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑकलैंड डिसाइड करते हैं इन्वेड करने का, जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड पॉलिसी। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी फॉर अफगानिस्तान, जिसमें वो प्लान करते हैं इन्वेजन का। यहाँ पर आर्मी को लीड किया जाता है, जो वो ट्राई पार्टी ट्रीटी हुई थी जिसमें कहा था कि सिख फोर्सेस, फोर्सेस, ब्रिटिश का पैसा, शाह शुजा को, शाह जो है वो शाह जो यहाँ पर है शाह शुजा को जो है वो रिस्टोर किया जाएगा एज अ आमिर ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या होता है कि सर जॉन कीन्स जो लेड करते हैं आर्मी को, ठीक है, यहाँ पर थ्रू बोलन पास के थ्रू जो है वो लेड करते हैं, जिसमें वो कंधार को कैप्चर करते हैं, और कंधार और गजनी दोनों को कैप्चर करके जो है वो काबुल में जो है वो एंट्री करते हैं। जब वो काबुल में एंट्री कर गए, तो दोस्त मोहम्मद था, ठीक है, जिसने जो है वो शाह शुजा को भगा दिया था, क्योंकि वो रियल जो है वो थ्रोन का जो है वो मालिक था।
तो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद को जो है वो कैप्चर करके जो है वो कहाँ भेज देते हैं, कलकत्ता में। मारते नहीं है उसको, ये गलती कर देते हैं, दोस्त मोहम्मद को यहाँ मारते नहीं है और उसको क्या करते हैं, कैप्चर करके कलकत्ता जो है वो जेल में डाल देते हैं। मीनवाइल यहाँ पर जो है वो न्यू आमिर बना देते हैं शाह शुजा को विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, और उसके साथ जो है वो ब्रिटिश ट्रूप्स जो है वो वहाँ पे रहते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि ये चीज़ जो है वो पॉपुलेशन को एक्सेप्ट नहीं हुई। सब कुछ, सारी सेटलमेंट हो गई, सारा सेटलमेंट सब कुछ कर दिया, और जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं, यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी पहुँच जाती है, ब्रिटिश आर्मी पहुँच जाती है। वहाँ पर ये ट्राइबल पीपल थी, अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, ठीक है, ये ट्राइबल पीपल अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, और ये एक तो शाह शुजा को मार देते हैं, दूसरा जितनी ब्रिटिश की आर्मी थी सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा, मार दिया। पठान बहुत खतरनाक होते हैं, तो उन्होंने मार दिया। देन इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उस टाइम के पठान, अभी कहने उस टाइम के पठान, और सिर्फ हिस्ट्री वाला फैक्ट से लिंक हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश फाइनली विड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अलेक्जेंडर बुर्नई जो थे, जो बुर्नीज जो वहाँ पर जो है वो सीक्रेट एजेंट गए थे, उनका भी मर्डर कर दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जितने यूरोपियंस थे सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा था। प्लस साथ में ये क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप दोस्त मोहम्मद को रिलीज़ कीजिए। और ये जो दोस्त मोहम्मद को रिलीज़ करने की बात होती है, ये कहीं ना कहीं जो है वो रिलीज़ करना भी पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये रिजल्ट होता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश की डिफीट का। और ब्रिटिश की जो जो यहाँ पर डिफीट हुई, यही कारण बनता है नेक्स्ट अफगान वॉर का, कि ये दोस्त मोहम्मद को जो यहाँ से छोड़ना पड़ा, यही कारण बनता है सेकेंड अफगान वॉर का, जो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे हम। फिर इसके बाद सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें, ये बनती है लैंड होल्डर सोसाइटीज़, या फिर इसको कहा गया ज़मींदारी एसोसिएशन। 1838 में ये बनी है, 37-38 में। इंपॉर्टेंट लीडर्स की अगर हम बात करें तो द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव। ज़मींदारों की एसोसिएशन, यानी कि इनके इंटरेस्ट सिर्फ ज़मींदार तक लिमिटेड है। तो इन्होंने कहा कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है, जो कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस की थी और जो सर जॉन शॉर ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दो। दैट मीन्स इन्होंने बात की जमींदार्स के फेवर की। ये याद रखना, तो जमींदारी एसोसिएशन सबसे पहली एसोसिएशन है, और ये बनी थी 1838 में। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने बात की परमानेंट सेटलमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की थ्रू आउट द नेशन। देन इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये कैंपेन खत्म होने के बाद हमारा जो है वो पूरा यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट जो इनके टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए वो सारे कवर होते हैं।